हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे यूपीएसआई मूल विधि घटना चक्र का ये पेपर है और यहीं से हम आज आपको बताएंगे और आपको जितना भी इसका ये समझ लीजिए जितना इसका नोट्स है हम आपको अपने टेलीग्राम लिंक पे प्रोवाइड कर देंगे। तो आज का टॉपिक है भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है भारतीय दंड संहिता प्रवृत्ति यानी कि लागू कब हुई। तो ये है लागू हुई थी 1 जनवरी 1862 को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 जनवरी 1862 को भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया लागू हुई थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1862 को लागू हुआ था, लेकिन अधिनियम को गवर्नर जनरल की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 को ही मिल गई थी। यानी कि जो अनुमति थी ये 6 अक्टूबर 1860 को मिल गई थी और जब लागू हुआ था तो ये 2 साल बाद लागू हुआ था। 1 जनवरी 1862 को ये लागू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 किससे संबंधित है। तो ये धारा 1 पूछा है, ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों, ये धारा 1 संहिता के नाम और उसके परिवर्तन के विस्तार से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो धारा 1 जो है संहिता के नाम और उसके परिवर्तन के विस्तार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कहाँ तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर पूछा है समुद्र में क्षेत्राधिकार कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये दोस्तों 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतः भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक के क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली हुई है। तो ये दोस्तों इसका डिटेल था। अगला क्वेश्चन है मेसरिया से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर मेसरिया से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। यहाँ पर इससे जो संबंध होगा ये दुराशय से रिलेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपराध के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। कौन कौन से ये तत्व होते हैं। पहला है मानव, और दूसरा है आपराधिक मन स्थिति या दुराशय, और तीसरा है आपराधिक कृत्य तथा, और चौथा जो है ऐसे कृत्य से मानव अथवा समाज को क्षति, यानी कि जो आपराधिक कृत्य है जिससे मानव या समाज को क्षति होती है, ये भी एक प्रकार का कृत्य होता है, आपराधिक कृत्य होता है। और जो एक और इसमें लिखा है कार्य का हेतु यानी कि मोटिव अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। तो ये इतना 4 इसके अपराध के कृत्य थे जो कि हम आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें से कौन से अपराध के मूलभूत तत्व हैं। पी है इंसान द्वारा किए गए, और क्यू है आपराधिक इरादा, और आर है कोई अवैध कार्य या चूक, और एस है किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना। तो दोस्तों इसमें 4 मतलब विकल्प दिए हैं। चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है ये आपको पहचानना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीएसआई 2000 यूपीएसआई में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। पी, क्यू, आर और एस ये सारे के सारे आपके जो दिए हैं ये सही हो जाएंगे। अभी हम आपको ऊपर बताए थे 4 मूलभूत तत्व होते हैं, जो कि वही आपको इसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है। 3 है, ए है सिंगापुर है, बी है ब्रुनेई, और सी है श्रीलंका। तो तीनों में से कौन से हैं। 3 के तीनों हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए, बी और सी 3 के तीनों सही हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधन संस्करण है। सिंगापुर, ब्रुनेई और श्रीलंका जैसे देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है
भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द द्योतक है। स्त्री शब्द क्या मतलब बताया जाता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का। स्त्री का मीनिंग आपका यही होगा कि चाहे वो जब से पैदा हुई है तब से आप बड़े तक की जो भी आप कह सकते हैं कि वो स्त्री ही मानी जाएगी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर इस हिसाब से डी सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 10 के अनुसार स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है, चाहे वह जन्मजात बालिका हो या किसी भी आयु की महिला हो। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है। तो धारा 18 में भारत को परिभाषित किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जो है धारा 18 में आपको भारत को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये हो जाएगा बेईमानी का, जो है बेईमानी के तरीके से आपका जो है हो जाएगा, बेईमानी तरीके से वो उसको जो है हानि पहुंचा रहा है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को सदोष तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ कार्य करता है तो उसे बेईमानी के इरादे से कहा जाता है। तो बेईमानी आजकल बहुत हो भी रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी की किस धारा में दिए गए हैं। क्वेश्चन अच्छा है, सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी के किस धारा में दिए गए हैं। तो ये धारा 34 में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धारा 34 में आप देख सकते हैं सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में दिया गया है। धारा 149 में सामान्य उद्देश्य और धारा 297 में कब्रिस्तानों में आदि में अतिचार एवं धारा 316 में किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु करने से संबंधित प्रावधान समाहित है। तो ये इसका डिटेल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद कौन सा है। तो यहाँ पर वारिंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर से जो है ये प्रसिद्ध वाद है। धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद यही है, वारिंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर। क्वेश्चन नंबर 12 है, अपराध की परिभाषा दी गई है। कौन सी दंड संहिता में अपराध की परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में दी गई है। तो यहाँ पर आपको याद भी करना होगा ये कौन सी धारा में कौन सी धारा कहाँ पर लगता है, ये सारा चीज़ आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अपराध की प्रत्यक्ष परिभाषा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2N में दिया गया है, जिसके अनुसार अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा दंडनीय बना दिया गया है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अतिचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। जबकि भारतीय दंड संहिता के अध्याय 2 में अपराध की परिभाषा समाविष्ट तो है, किंतु इस अध्याय की धारा 6 से 52 का के बीच में अनेक शब्दावलियों को परिभाषित किया गया है, जिसमें धारा 40 में अपराध को केवल वर्गीकृत करते हुए स्पष्ट किया गया है। और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 जो अधिनियम का परिभाषा खंड है में अपराध को परिभाषित नहीं किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी।
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भारत के किसी विशिष्ट भाग पर ही लागू होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारत के किसी विशिष्ट ही भाग पर लागू हो सकता है। यहाँ देख सकते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 42 के अनुसार स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग पर लागू होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 53 किस विषय से के संबंध में है? धारा 53 कौन से विषय के संदर्भ में है? तो ये दंड के विषय में आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धारा 53 दंड का प्रावधान जो है वो बताता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 53 दंड से संबंधित प्रावधान करती है। 5 तरह के दंड की व्यवस्था है। पहला कौन सा है? मृत्युदंड, और दूसरा है आजीवन कारावास, तीसरा है कठोर या सादा कारावास, और चौथा है संपत्ति का संपरहर, और पांचवा है आर्थिक दंड। ठीक है, ये 5 प्रकार की दंड है जो कि लागू होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? तो अभी ऊपर हम आपसे बात किए थे 5 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है जो कि आपको हम धारा 53 में बताए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सजा सिर्फ 40 रुपये का जुर्माना था, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर आईपीसी की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम कितने महीने तक के लिए कैद किया जा सकता है? तो दोस्तों अधिकतम उसको 2 महीने के लिए ही कैद किया जा सकता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं आईपीसी की धारा 67 में जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो का उपबंध है। उपबंध इस प्रकार है, यदि जुर्माने की रकम 50 रुपये तक हो तो कारावास 2 महीने तक, यदि जुर्माने की रकम 100 रुपये तक हो तो जो है यहाँ पर आपका कारावास हो जाएगा 4 महीने, और 100 से अगर अधिक है तो 6 महीने तक आपका कारावास हो सकता है। तो इससे बढ़िया है आप रुपया देके कारावास से बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा? यहाँ पर पहला है, ए एक छड़ी से जेट को 50 बार मारता है। यदि एक प्रहार के लिए 1 वर्ष की सजा है तो ए को सजा के रूप में 50 वर्ष का कारावास होगा। और दूसरा है, जब ए जेट को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है और ए जानबूझकर वाई को भी मारता है। ए जेट को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए और वाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर आपको पहचानना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो है केवल 2 ही सही होगा, ए सही नहीं होगा, क्योंकि अगर चाहे वो 1 डंडा मारे या 50 डंडा मारे उसको 1 वर्ष की ही सज़ा होगी, ना कि 50 वर्ष की। ठीक है, यहाँ पर इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ए एक छड़ी से जेट को 50 बार मारता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 71 में प्रावधान यह है कि कोई 1 छड़ी मारे या 50 छड़ी मारे सज़ा एक ही होगी, अर्थात ए को 1 वर्ष की ही सज़ा होगी, ना कि 50 वर्ष का। ठीक है, इस हिसाब से आपका कथन एक गलत हो जाएगा। और दूसरा है, जब ए जेट को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है और ए जानबूझकर वाई को भी मारता है। ए जेट को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सज़ा के लिए और वाई को मारने के लिए एक अन्य सज़ा के लिए उत्तरदायी है। कहने का मतलब ये है आप तो एक गलती कर ही रहे हैं। ठीक है, गलती पे भी आप गलती कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सज़ा तो एक और सज़ा मिल ही सकती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? कौन मुक्त है? जल्लाद मुक्त है। कौन से धारा के अंतर्गत? धारा 78 के अंतर्गत ये जल्लाद जो है आपराधिक दायित्व से मुक्त है, धारा 78 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? तो पहला है, 6 वर्ष के एक बच्चे ने बहुत सारी मार धाड़ की फिल्में देखी हैं। एक दिन वह बच्चा बी को जोर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है। और दूसरा है, क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी।
पी ने कोई अपराध नहीं किया है। तो दो निष्कर्ष दिए हैं, दोनों में से कौन सा निष्कर्ष सही होगा? दो के दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। धारा 84 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृत के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में जो असमर्थ है। इसलिए 1 और 2 के दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? कौन सा वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो यहाँ पर हो जाएगा मैकनॉटन का वाद जो है उन्मत्तता के आधार पर संबंधित है। यहाँ पर देख सकते हैं मैकनॉटन 1843 का वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? कौन सी धारा अनैच्छिक मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो अभी आपको बताए थे धारा 85, ये जो है अनैच्छिक मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। यहाँ देख सकते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 85 में अनैच्छिक मत्तता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा यानी कि बचाव का प्रावधान है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आईपीसी की धारा 84 में विकृत चित्तता के आधार पर बचाव, धारा 86 में ऐच्छिक मत्तता तथा धारा 87 में किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहत्या कारित करने के आशय या संभावना के बिना उसकी सम्मति से किए गए कार्य से कारित अपराध के विरुद्ध प्रतिरक्षा का प्रावधान है, यानी कि बचाव का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आईपीसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? पहला है, ए बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है। मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा से बी को बुरी तरह घायल कर देता है। ए ने अपराध किया है। और दूसरा है, पी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था जो उसने अपनी मर्जी से ली थी। उस मादक पदार्थ के नशे में यह ना समझकर कि उसके हाथों क्या हो रहा है पी ने क्यू की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 और 2 के दोनों गलत हैं। अगर आप अपने मन से कोई नशीला पदार्थ कर रहे हैं और उसके बाद आप किसी की हत्या कर दे रहे हैं तो ये आपका अपराध माना जाएगा। आपने नशा क्यों किया, सबसे पहली बात ये है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं आईपीसी की धारा 87 के अनुसार निष्कर्ष 1 असत्य है और धारा 86 के अनुसार निष्कर्ष 2 भी असत्य है। कौन कौन सी धारा के अनुसार कौन दोनों क्यों गलत हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेषण का अपराध किया जा सकता है? किसके द्वारा दुष्प्रेषण का अपराध किया जा सकता है? यहाँ पर षड्यंत्र के द्वारा ही दुष्प्रेषण का जो है अपराध किया जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं आईपीसी की कौन सी धारा, आईपीसी की 107 धारा के अधीन दुष्प्रेषण का अपराध 3 तरीकों से किया जा सकता है। पहला है उकसाने द्वारा, दूसरा है षड्यंत्र द्वारा और तीसरा है किसी की सहायता या सहायता द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य सही है? पहला है, भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। और दूसरा है, भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह भी कहती है कि आत्महत्या की कोशिश करना भी एक अपराध है। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी 2 के दोनों सही हो जाएंगे। आप अगर किसी के कहने पर किसी अपराध में आप शामिल हो गए हैं तो आप उतने ही अपराधी होंगे जितना कि वो अपराधी होगा। ठीक है। और आत्महत्या करना ही एक प्रकार का अपराध माना गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईपीसी की धारा 120 आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है। यह धारा कहती है किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। और जो है आईपीसी की धारा 309 यह कहती है कि आत्महत्या यानी कि जो आत्महत्या करने की कोशिश करता है वो भी एक तरह का अपराध माना जाता है। ये आत्महत्या आपका 309 धारा के अंतर्गत आता है।
क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया जाता है? धारा 120 बी के तहत जो है आपराधिक षड्यंत्र के लिए जो है दंड दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान आईपीसी की धारा 120 बी में किया गया है, जबकि 120 ए में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा और 121 ए में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र और धारा 124 में राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला आदि जो है को दंडनीय बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न अपराधों में से किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्युदंड संभावित है? यहाँ पर ए दिया है धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना, लोग इत्यादि जुटाना, और दूसरा है 194 ए से झूठे सबूत गढ़ना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके, जिसकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहरा कर उसे मृत्युदंड दिया जा सके। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर केवल बी सही होगा। किसी निर्दोष व्यक्ति को अगर आप दोषी सिद्ध करके अगर आप उसको मृत्युदंड साबित कर रहे हैं तो ये आपको मृत्युदंड के लिए अग्रसर यानी कि आगे बढ़ा सकता है, आप मृत्युदंड के पात्र हो सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 122 में आजीवन कारावास या 10 वर्ष की अवधि तक के लिए कारावास का प्रावधान है, जबकि धारा 194 के अनुसार ऐसे झूठे साक्ष्य गढ़ना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके, यानी कि जिनकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहराकर उसे मृत्युदंड दिया जाए, ठीक है, के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। ठीक है, इसलिए आपका कथन भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 27 है, नितेश ने अपने एक प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत एवं मानहानि को फैलाया है, उसे निम्न अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। कौन से अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है? राजद्रोह के लिए उसे दंडित किया जा सकता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईपीसी की धारा 124 का जो है राजद्रोह को परिभाषित करता है, जिसके अनुसार जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न यानी कि कोशिश करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त दृष्टांत में इस धारा के अंतर्गत नितेश द्वारा किया कार्य राजद्रोह के अपराध के अधीन आता है तथा नितेश इसी अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। कौन से अपराध के लिए दंडित किया जाएगा? राजद्रोह के लिए वह दंडित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं? कम से कम 5 व्यक्ति आवश्यक होते हैं। किसके लिए? विधि विरुद्ध जमाव के लिए। ये आईपीसी की धारा 141 में जो है इसको परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आईपीसी की धारा 146 के अनुसार जब भी गैर कानूनी जनसमूह द्वारा या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है ऐसे जनसमूह के आम उद्देश्य के अभियोजन में, तो ऐसे जनसमूह का हर सदस्य के अपराध का दोषी होता है। किसके अपराध का दोषी होता है? वो बलवा के अपराध का वह दोषी होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे जमाव का प्रत्येक सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बलवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है? यानी कि जो बल द्वारा जो है करते हैं तो उनको कितने वर्ष के लिए जो है कारावास दिया जा सकता है? कम से कम उनको 2 वर्ष के लिए कारावास का जो है हो सकता, कारावास से उनको दंडित किया जा सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईपीसी की कौन सी धारा है। आईपीसी की 147 धारा के अनुसार जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित, यानी कि अगर इस तरीके का कोई कृत्य कर रहा है या तो उसे जो है 2 वर्ष का कारावास होगा या तो उसको जुर्माना से जो है उसको कुछ जुर्माना लगेगा या उसको कारावास और जुर्माना दोनों देना पड़ेगा। आपको दोनों का यानी कि क्षति हो सकती है उसको। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 31 से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यूपीएसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि संभावना ये है कि अक्टूबर में ये पेपर करा सकता है यूपीएसआई। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।